उस दिन ऑफिस में तड़के एक ट्रेनिंग सेशन था। यही एकमात्र वजह थी कि मैं सुबह 7 बजे उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं में व्यस्त था। मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकला ही था कि अचानक माताजी मेरी तरफ भागती हुई आगे बढ़ी। उनके चेहरे पे चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मैंने पतलून में एक पाँव डालते हुए पूछा। माताजी ने कहा, उनका फ़ोन आ गया, वो आने वाले हैं। सर्दियों की सुबह 8 बजे मेहमानों के घर पधारने का दर्द भला कौन नहीं समझेगा। शायद ये पिताजी की बातों में अतिशयोक्ति अलंकार का अत्यधिक प्रयोग ही था कि ताऊ ताई ने सुबह 8 बजे घर आने का निर्णय लिया। पिताजी की माने तो वो हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर योगा करते हैं। ऐसे में 8 बजे मेहमानों का आना लाजमी है। ये बात अलग है कि उस दिन पिताजी की आंख 8 बजे ताऊ का फ़ोन सुनकर ही खुली। खैर, पिताजी अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे और साथ में ले डूबे थे माताजी को। घर की हलचल से अंदाज़ा कुछ ऐसा था कि ताऊ ताई शाम तक यहाँ से चले जाएंगे। इन सब बातों से परे मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल चुका था। काफ़ी समय बाद शाम में ऑफिस से घर जल्दी आने का मौका मिला। सोचा क्यों ना आज जल्दी पहुंचकर माताजी और पिताजी के लिए टिक्की पैक करवा कर ले जाऊं। 3 प्लेट टिक्की पैक करवाकर सीढ़ियां लांघता हुआ मैं बिजली की रफ्तार से घर की चौखट तक जा पहुंचा। डर था कि कहीं ये सर्द शाम टिक्की की गर्माहट को कम ना कर दे। माताजी ने हर रोज़ की तरह दरवाज़ा खोला। अलग था तो उनके सर पे पड़ा वो घूंघट जो उनकी आंखों तक आ रहा था और कमरे में हीटर के सामने बैठी ताई की नज़र जो लगातार टकटकी लगाए दरवाजे पे देख रही थी। काफ़ी दिनों बाद पूरी 1 प्लेट टिक्की के जायजे का लुत्फ़ उठाने का ख्याल धूमिल होता नज़र आ रहा था। ये दृश्य देखकर मैं हतप्रभ था। ताई जी की नज़रों से बचता बचाता मैंने एक हाथ से माताजी का हाथ पकड़ा और उनको किचन की ओर ले गया। दूसरे हाथ से टिक्की किचन के एक कोने में टिकाते हुए मैंने माताजी से पूछा, ये गए नहीं अभी तक? माताजी बोली, कोई बात नहीं बेटा, ताई जी का व्रत है। ये जवाब मेरे सवाल का तो नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों एक अजीब सा सुकून देने वाला था। और पूछने पे पता चला कि मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। अब बारी थी ताऊ ताई का सामना करने की। गहरी सांस लेते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ और ताई जी के चरणों में जा गिरा। पधारिए शंकराचार्य जी। ताई जी मेरी जुल्फ़ों को निहारते हुए बोली। ताऊ जी को कमरे से नदारद देख मैं समझ चुका था कि किचन में माताजी से बात करने के दौरान बाथरूम से वायु घूमने की आवाज़ क्यों आ रही थी, जिसका एक मतलब यह भी था कि ताऊ जी जब आएंगे तो अलग से लेंगे। इस बीच माताजी ने ताई जी का परिचय ये कहते हुए कराया कि ये कवित्री हैं। शेष परिचय ताई जी ने अगले 1 घंटे में स्वयं पूरा किया। चेहरे पढ़ने की कला में भी मशहूर ताई जी ने माताजी और पिताजी को बताया कि लड़का आपका विद्वान है। इसके हाव भाव बता रहे हैं कि बहुत अच्छा और समझदार है। इसके चेहरे पे एक तरह का तेज है। बहुत आस लगाए मैंने ललचाई नज़रों से माताजी और पिताजी की तरफ देखा कि शायद कम से कम आज तो ये मेरी तारीफ में कुछ बोल ही देंगे, मगर ये हो ना सका। मेहमानों की बात काटना हमारे संस्कारों में नहीं आता, इसलिए माताजी पिताजी ने चुप रहना ही उचित समझा। खैर, ताई जी को मेरे चेहरे पे नज़र आने वाला तेज
असल में 12 घंटे की नौकरी के बाद निकला हुआ तेल था जो मेरे माथे पे नज़र आ रहा था। यहाँ वो मात खा गई थी। उनकी बातों का कारवां यहीं नहीं रुका। ये मेरी नई ताई जी हैं जिनसे मैं ज़िंदगी में पहली बार अभी 1 घंटे पहले मिला हूँ। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने पूरे परिवार से रूबरू करवा दिया था। मधुर जो उनका बेटा है बहुत मधुर गाता है, बकौल ताई जी। जब वो कस्मे वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। वो खींचता बहुत अच्छा है। ताई जी यहाँ भी नहीं रुकी। उनकी बहू यानी मधुर की पत्नी की सुंदरता की पूरी कायनात कायल है। वो एकदम दूध जैसी सफ़ेद है और किसी अंग्रेज़ से कम नहीं लगती। साथ ही अगर ताई जी की माने तो उनका बेटा मधुर देखने में सुंदर नहीं लगता, लेकिन उनको बहू सुंदर चाहिए थी। जब बहू निकले तो मोहल्ले के लोग लाइन लगा कर देखे और आगे आने वाली पीढ़ी की शक्ल और सूरत भी सुधर जाए, ऐसा मानना है हमारी पूजनीय ताई जी का। ये सब सुनकर मेरे अंदर बहू के लिए एक संवेदना तो उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर ही दबा दिया। वैसे अभी कुछ ही देर पहले ताई जी ने मुझे पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव को विस्तार से समझाया था और अंग्रेज़ों से दूर रहने और उनकी नकल ना करने की एक दुरुस्त सलाह दी थी। ऐसे में उनकी अंग्रेज़ों की तरह सुंदर बहू वाली बात मेरे समझ से परे थी। साथ ही उनके सुंदरता के मापदंडों को भी मैं अभी समझ नहीं पाया था। अब ताई जी से मिले हुए 2 घंटे बीत चुके थे और वो मुद्दे की बात पे आ गई थी। वह मेरे लिए भी अपनी बहू की तरह एक सुंदर लड़की की बायोडाटा लेकर तैयार बैठी थी। मानो मेरा विवाह की चिंता उनको अंदर ही अंदर से खोखला किए जा रही थी। ये कुछ इस तरह था जैसे उन्हें धरती पर 36 नव युवकों की शादी करवाने का टारगेट मिला हुआ था। ताई जी ने बताया कि एक लड़की नज़र में है, लंबाई में 5 फीट 5 इंच है और शरीर से हृष्ट पुष्ट और सुडौल है। लड़की में गांव वाली मजबूती है। ये व्याख्या लड़की की है या गांव की मजबूत लड़की की, ये तो नहीं पता, मगर हाँ, अगर लड़की थी तो मुझे पटखनी देने के लिए पर्याप्त थी। ताई जी एक और बिंदु पे प्रकाश डाला कि बीटेक वाली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, सब भ्रष्टाचारी होती है। भ्रष्टाचारी से याद आया, ताई जी को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ का मलाल था कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया। इस बीच कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोने का ख्याल आया और मौका देखकर वह कमरे से बाहर आया। आज घर पे मेहमान आए थे, पकवान बनने का मौका भी था और दस्तूर भी। इसी उपलक्ष्य में आज पूड़ी और मटर मखाने की सब्जी बनी। खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे ही थे कि अचानक ताई जी, बिट्टू भोजन मंत्र पढ़ो। ताई जी की उम्मीदों के पलट मैंने भोजन मंत्र का संस्कृत में उच्चारण कर दिया और साथ में एक मंत्र एडवांस में सुबह की पूजा के लिए भी सुना दिया। कारण अगली सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना था। उनके लिए यह वाकई हैरान करने वाला था। आजकल की जनरेशन पर पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को वो मुझे काफ़ी विस्तार में समझा चुकी थी। अब बारी थी भोजन काल के बाद वाली कक्षा की, जिसका शुभारंभ और अंत ताई जी ने एक बार फिर कई मधुर कविताओं के साथ किया। इस बीच उन्होंने अपना परिचय एक बार फिर करवाया और बताया कि उनका बेटा मधुर बहुत ही मधुर गाता है। वो जब कस्मे वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। वो खींचता बहुत अच्छा है। उनकी बहू दूध की तरह सफ़ेद है और अंग्रेज़ से कम नहीं लगती। साथ ही अपने बेटों की तारीफ़ों के लंबे और टाइट पुल बांधने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। ये सब सुनकर मैंने एक बार फिर माताजी और पिताजी की ओर
ललचाई नज़रों से देखा कि शायद इस बार तो मेरी भी तारीफ हो ही जाएगी। मगर खैर, इस बीच उन्होंने लल्ला को फ़ोन भी लगाया और फ़ोन मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मैंने और लल्ला ने कुछ इस तरह बात की जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उस 2 मिनट की बातचीत में हम एक दूसरे के घर आने और मिलने तक का प्लान बना चुके थे। असल में और कुछ बात करने के लिए था भी नहीं। इसके बाद ताई जी ने मुझे कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं सकपका गया। ताई जी, हमने लल्ला को तुम्हारे बारे में बता दिया है। अब लल्ला तुम्हें देख लेगा। उस पर मुझे अपनी ज़िंदगी में किए गए सारे पाप याद आ गए। शायद उनको टिक्की ना खा पाने का मलाल था या कुछ और। फिर जो मुझे कुछ देर बाद समझ आया उससे मैं थोड़ा और सकपका गया। लल्ला मुझे मेरी शादी करवाने के लिए देखने वाला था। इस बीच मैंने ताई जी को फ़ोन पर किसी और से कहते हुए सुना, लड़का लंबा है, सुंदर भी है। यह सुनकर मैंने एक बार फिर ललचाई नज़रों से माता जी और पिताजी की ओर देखा कि शायद इस बार। खैर, कमरे में मंडप लगने से पहले मैं वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी ताई जी, गाना सुनाओ। इस बार मेरी तरफ से मोर्चा माता जी ने संभाला। समा बन चुका था। ताई जी और आंखों तक घूंघट किए माता जी को एक साथ भजन गाते देखना अत्यंत शोभनीय था। यही मौका था कि भजन की धुन पर नाचते हुए मैं किसी भी तरह दूसरे कमरे तक पहुंच जाना चाहता था। इस बार मैं सफल रहा और ताई जी की नज़रों से बचते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया। खैर, ऑफिस में कल होने वाले ट्रेनिंग सेशन के संबंध में कुछ काम करने के लिए मैंने लैपटॉप खोला ही था कि बराबर वाले मिश्रा जी ने दरवाजे पे दस्तक दी। रात के 10 बज रहे थे। मिश्रा जी दंदनाते हुए उस कमरे की ओर चल दिए जहाँ से कविताओं की आवाज़ें आ रही थी। नए शिकार को आता देख ताई की आवाज़ की तीव्रता कई गुना बढ़ चुकी थी। इस बीच दूसरे कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचना तो दूर, फिलहाल मैं अभी सोने के बारे में भी नहीं सोच पा रहा था। घर में 4 रिटायर्ड लोगों के बीच फंसने की लाचारी का एहसास काफ़ी अलग था। दूसरे कमरे से आती आवाज़ों से प्रतीत हो रहा था कि पिताजी भी जोर आजमाइश कर रहे थे। बीच बीच में मिश्रा जी कोरस में सुर लगा रहे थे। जैसे जैसे रात ढल रही, कविताओं का जोर ठंडा पड़ रहा था और मैं राहत की सांस ले रहा था। कुछ देर बाद कमरे में कुछ अलग से हलचल हुई। पता चला कि कवि सम्मेलन का समापन हो रहा है। मिश्रा जी ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया और हमने सोने की तैयारी। अब आधी रात का वक्त था और मैं ताई जी के सामने पढ़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, इसलिए सीधे रजाई में घुस जाना चाहता था। सिर्फ एक रात की बात है, ये सोचकर मैं भी सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। अगली सुबह सोचा जब तक ताई जी सुबह उठेगी तब तक अपना काम निपटा कर ऑफिस निकल जाऊंगा। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। ऐसे में ताई जी के सामने पढ़ने का साहस नहीं था। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ कानों में पड़ी। अलार्म बंद करते ही एक और आवाज़ कानों में पड़ी। जी हाँ, ये थी ताई जी के भजन गुनगुनाने की आवाज़। जिंदगी में मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अब कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा था। अगर ताई जी ने रोक लिया तो 9 यहीं बजेगा। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में कई बार चौखट तक जाकर वापस लौट गया। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पेट में
वायु घूमने का सिलसिला शुरू हो चुका था और प्रेशर साफ तौर पे फील किया जा सकता था। अब मुझे किसी भी हालत में कमरे से बाहर निकलकर संडास तक जाना था। जिंदगी में अभी तक की गई पढ़ाई और साइंस पहली बार काम आने वाली थी। एक बात साफ थी, अगर कमरे से निकलकर तेज गति से संडास की तरफ सीधे चला जाऊं, जिसकी दूरी कमरे से तकरीबन 15 फीट है, तो ताई जी की नज़रों से बचा जा सकता है। एक गहरी सांस भरी और सीधे संडास की तरफ तेज गति से दौड़ लगाई। मेरी पढ़ाई रंग ला रही थी, गति अच्छी थी, दूरी का हिसाब भी सही लग रहा था और ऐसा लगा कि अब मैं संडास तक पहुंच ही जाऊंगा। जैसे जैसे मैं संडास के दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे मेरा प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे वो निकलने को बेताब हो। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, अरे बिट्टू। लग गई मेरे मुंह से निकला। प्रेशर अपने मुहाने पे निकलने के लिए तैयार था। ऐसे में ताई जी के बुलावे की कीमत मैं बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन जवाब देना मजबूरी थी। अतिथि देवो भव, कच्छे का क्या था, वो तो दूर जाता। मैं रुका, पलटा और ताई जी की तरफ बढ़ा। मैं जी ताई जी। ताई जी, तो बेटा क्या सोचा? मैं किस बारे में? ताई जी, शादी के बारे में। यह सुनकर मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। ताई जी, कैसी लड़की चाहिए? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, ताई जी शादी तो करोगे ना? यही वो मौका था जब पहले सवाल के डिटेल डिस्कशन से बचकर अपना समय और अपना कक्षा दोनों बर्बाद होने से बचा सकता था। मैंने तपाक से जवाब दिया, नहीं करूँगा। ताई जी ने एक बार फिर लड़की का बायो डाटा दोहराया। लड़की लंबाई में 5 फीट 5 इंच है और शरीर से हिष्ट पुष्ट और सुडौल है। लड़की में गांव वाली मजबूती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुबह 7 बजे कोई मेरी शादी को लेकर तत्पर था और मैं संडास जाने को लेकर। कुछ देर बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट के दौरान एक बार फिर ताई जी से सामना हो रहा था। ताई जी, बिट्टू तुमने गाना नहीं सुनाया? मैं? ताई जी, बेटा हमारा लड़का मधुर कस्में वादे मंदे घंटा खिस्ता। मेरे ऑफिस निकलने से पहले ताऊ ने मुझसे अपने गंतव्य तक जाने का तरीका, उचित समय इत्यादि की जानकारी ली। अब ये निश्चिंत हो चुका था कि अतिथि आज चले जाएंगे। मैंने भी निकलने से पहले ताऊ ताई की चरण स्पर्श कर तरीके से विदा ली। फिर जल्दी आइएगा वाली फॉर्मेलिटी करनी हमारे यहाँ ज़रूरी होती है, सो वो भी मैंने कर दी। हालांकि ये कहते वक्त मैंने उनके जवाब का इंतज़ार नहीं किया और चलता बना। आज दोपहर तक उनके यहाँ से निकलने का कार्यक्रम था। तो इस तरह पिछले 24 घंटे नए नवेले ताऊ ताई के साथ बिताकर काफ़ी अलग महसूस कर रहा था। आज भी ऑफिस जल्दी पहुंचने के बाद घर वापसी में कुछ जल्दी हो रही थी। माथे पे आज भी कुछ था, तेज या तेल पता नहीं। घर पहुंचा, रोज़ की तरह माताजी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उनके सर पर आँखों तक आता वो घूंघट आज भी था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक आवाज़ कानों में पड़ी, अरे बिट्टू, आज टिक्की नहीं लाए क्या?
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।